नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। संविधान को समझने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए समझते हैं आज अनुच्छेद 20 या आर्टिकल 20 को। आर्टिकल 20 में 3 मेन कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जो कि संविधान के बहुत प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब सिंपल भाषा में आपको किसी ऐसे कानून के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती जो अपराध था ही नहीं उस समय जब आपने कोई कृत्य किया। इसे समझाने की कोशिश करूंगी। दूसरा कॉन्सेप्ट डबल जेओपर्डी। इसका मतलब डबल जेओपर्डी का मतलब होता है कि एक ही गलती के लिए आपको 2 बार सज़ा सुनाई नहीं जा सकती। और तीसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब आप पर इस बात का दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दें। आर्टिकल 20 की भाषा क्या है, इसे पहले पढ़ लेते हैं अंग्रेजी में और फिर केसेस की मदद से आपको एक एक करके इन तीनों कॉन्सेप्ट पर डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगी। Article 20 reads, Protection in respect of conviction for offences. Article 21, 2 और 3 3 अलग अलग सब क्लॉजेज हैं और तीनों में 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए वो समझाए गए हैं। Article 21 reads, No person shall be convicted of any offence except for violation of law in force at the time of commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. इसका सिंपल मतलब यदि हिंदी में अनुवाद करें तो होगा कि किसी भी व्यक्ति को एक ऐसे अपराध के लिए सज़ा नहीं सुनाई जा सकती जो उस समय उस कृत्य को करते समय लीगली तौर पर अपराध की परिभाषा में नहीं आता था और किसी भी व्यक्ति को बाद में उसकी सज़ा नहीं बढ़ाई जा सकती। इसको मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ। मानिएगा कि आज कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है, ही डज एन एक्शन, कोई एक एक्शन करता है जिसे आज भारत में यदि लॉ के तौर पर देखें तो वो अनलॉफुल नहीं है, लेकिन अगले साल 2022 में सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है कि इन कृत्यों को अपराध का दर्जा या श्रेणी दे दिया जाता है। तो क्या पुलिस उस व्यक्ति को ये पकड़कर या ये कहकर उस पर ट्रायल चला सकती है कि इस व्यक्ति ने 2021 में ये अपराध किया? इसका सिंपल सा जवाब है जी नहीं, क्योंकि जब इस अपराध को किया गया तब वो अपराध था ही नहीं। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण, मानिएगा कि आज कोई व्यक्ति एक ऐसा काम करता है, मानता है चोरी करता है या किसी का रेप करता है जिसका पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। आज कानून में लिखा हुआ है इंडियन पीनल कोड में कि चोरी के लिए क्या सज़ा है, रेप के लिए क्या सज़ा है। अब अगले साल व्यक्ति ने कृत्य आज किया, अगले साल उस सज़ा को बढ़ा दिया जाता है। तो क्या उस व्यक्ति को आज अपराध करने की दिनांक पर जो उस अपराध की सज़ा थी उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है या जा सकती है? इसका भी जवाब है नहीं। और क्यों? आर्टिकल 21 इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है कि एक व्यक्ति को उस दिनांक पर जिसने उसने कोई कृत्य किया, सिर्फ और सिर्फ उस दिन जो अपराध माने जाएंगे उन्हीं के बेसिस पर ट्रायल हो सकता है और सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम रेट्रोस्पेक्टिव लॉस की बात करते हैं, मतलब ऐसे कानून जिनका एप्लीकेशन दिनांक के पहले भी जा सकता है, इसमें कुछ उदाहरण आते हैं। पहला, प्रोसीजरल लॉस। मानिएगा कि कोई व्यक्ति का केस आज एक पर्टिकुलर जज के सामने चल रहा है और कल को सरकार कोई नया कानून बनाती है जिसमें इन तरह के मामलों का जुरिस्डिक्शन एक कोर्ट या एक जज के सामने से हटकर दूसरे कोर्ट या दूसरे जज के सामने हो जाता है। तो क्या व्यक्ति ये क्लेम कर सकता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है? जी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रोसीजरल लॉस का, मानिएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि सारे क्रिमिनल केसेस का प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, या सिविल प्रोसीजर कोड भी, प्रोसीजर इज अ हैंडमेडन ऑफ जस्टिस एज दे से, तो प्रोसीजर को रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया जा सकता है।
इसी प्रकार से यदि कोई एविडेंस का रूल बाद में बदलता है और ट्रायल चल रही है तो उस एविडेंस के रूल को भी रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से लगाया जा सकता है। इसके लिए कुछ केसेस मैं आपको जल्दी से समझाती हूँ। पहला है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1964, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 464। इसमें सरकार ने, पार्लियामेंट ने करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सजा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इनैक्टमेंट या स्टैट्यूट लेकर आए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसमें क्रिमिनल मिसकंडक्ट क्या है इसको एक ऑफेंस या अपराध बताया गया। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक प्रिजम्पशन ले डाउन किया गया। वो क्या कि यदि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास उसकी आय से ज़्यादा संपत्ति प्राप्त होती है और यदि वो गवर्नमेंट ऑफिसर ये नहीं बता पाता है कि उसके पास ये अधिक संपत्ति कहाँ से आई है, तो ये मान लिया जाएगा, ये प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा कि वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। अब सेक्शन 5(3) को चैलेंज किया गया कोर्ट में और ये दलील दी गई कि इस एक्ट के आने के बाद जो संपत्ति ली गई है केवल उसी का कैलकुलेशन किया जाए, ये देखते समय कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट है या नहीं, प्रॉपर्टी डिस्प्रोपोर्शनेट है या नहीं। और दलील ये भी थी कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो एक तरह से इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है। मतलब एक्ट तो आया 1988 में, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास मानिएगा 1960 से कोई संपत्ति है तो ये एक्ट उस प्रॉपर्टी पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये दलील नहीं मानी जा सकती क्योंकि कानून 1988 में आया, लेकिन एविडेंस के तौर पर जिन प्रॉपर्टीज को माना जाएगा या देखा जाएगा वो पहले की भी हो सकती है। इसी प्रकार से एक दूसरा महत्वपूर्ण केस सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1995, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1531। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई हिंदू पुरुष एक शादी होते हुए उस शादी से तलाक ना लिए बिना तलाक लिए अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, मानिएगा इस्लाम में, और एक दूसरी महिला से शादी कर लेगा, तो सेक्शन 494 इंडियन पीनल कोड के तहत, जो कि कहता है कि यदि एक पति या पत्नी के रहते हुए स्पाउस या व्यक्ति किसी और पति या पत्नी से शादी करता है तो उसे 7 साल की सज़ा या फाइन भुगतना पड़ सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि ये इन सारे पुरुषों पर एप्लीकेबल होगा जो कन्वर्शन के कारण दूसरी शादी कर लेते हैं। अब सवाल आया, इसी मुद्दे पर एक नया सवाल आया एक दूसरे जजमेंट में, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2000, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1650। यहाँ पे सवाल था कि सरला मुदगल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 494 इंडियन पीनल कोड में जो इंटरप्रिटेशन किया है, क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकता है? मतलब वो सारे पुरुष जिन्होंने कन्वर्शन के बाद अब दूसरी शादी करी है, क्या उनके ऊपर सेक्शन 494 की प्रक्रिया चलाई जा सकती है? और दलील थी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो कानून है ये तो सरला मुदगल के केस में ही ले डाउन किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम नया कानून नहीं बना रहे, सेक्शन 494 इंडियन पीनल कोड में तो पहले से था, हमने सिर्फ इंटरप्रिटेशन किया है और उस इंटरप्रिटेशन के मद्देनज़र हमने ये कहा है कि इस प्रोविजन में यदि कन्वर्शन के कारण भी कोई व्यक्ति या महिला या पुरुष कोई दूसरी शादी करता है तो उसे भी 494 में कवर माना जाएगा। तो कोर्ट ने कहा ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हुआ, और जब कभी कोर्ट्स किसी कानून का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है क्योंकि वो नया कानून नहीं बना रहे, वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब आते हैं जल्दी से आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 जो कि है डबल जेपटी पर। इट सेज, और पहले इसकी भाषा पढ़ देती हूँ, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसकी भाषा और जो शब्द यहाँ पे चयन किए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसका सिंपल मतलब कि एक व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा सेम ऑफेंस के लिए या सेम अपराध के लिए
प्रोसिक्यूट एंड पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। अब इसका क्या मतलब है या किन शब्दों पर जो है मैं आपका ध्यान लाना चाह रही हूँ, इसको आपको जल्दी से संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इंग्लिश कॉमन लॉ में एक बहुत फेमस मैक्सिम है, नेमो डेबिट बिस वेक्सैरी। इसका मतलब कि एक व्यक्ति को एक ही चीज़ के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में और यूएस में कानून ये कहता है कि यदि एक व्यक्ति पर एक बार मुकदमा चला और उसे मानिएगा कि एक्विट कर दिया गया, मतलब कोर्ट ने कहा कि इस पर सज़ा नहीं सुनाई जाएगी या उसे कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया, तो उसके ऊपर दूसरी बार केस या मुकदमा नहीं चल सकता। भारत में ये लॉ थोड़ा सा डिफरेंटली रीड किया जाता है। हमारे यहाँ यदि एक बार एक व्यक्ति पर मुकदमा चला और उसे खारिज हो गया किसी कारण से या उसे छोड़ दिया गया, तो उसके ऊपर दूसरी बार मुकदमा चल के उसे सज़ा सुनाई जा सकती है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन लीगली बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, क्योंकि शब्द का इस्तेमाल हुआ है प्रोसिक्यूशन एंड पनिश्ड और शब्द है एंड, तो कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति पर आपने मुकदमा चलाया लेकिन उसे सज़ा नहीं हुई, तो फिर यहाँ पर डबल जेपडी का इंडियन लॉ में एप्लीकेशन नहीं होगा। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्या ये एक तरह से एक व्यक्ति को 2 बार परेशान नहीं करना हुआ? और एक बार जिस व्यक्ति को पहले ही छुटकारा मिल गया है या कोर्ट ने कहा है कि इस पर जो है कोई सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, ये व्यक्ति निर्दोष है, तो फिर से उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना, ये उसका कितना समय और एनर्जी का वेस्ट है। तो क्या इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? ये एक लीगल मुद्दा है, एक संवैधानिक मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसके हिसाब से पोजीशन काफ़ी क्लियर है कि भारत में प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट, यदि ये दोनों चीज़ें होती हैं तो ही डबल जेपडी का बेनिफिट आप ले सकते हैं और आर्टिकल 22 पर बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। पहला चीज़ ये कि मानेगा कि किसी लोअर कोर्ट ने, निचली अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ में सज़ा सुना दी और सरकार या स्टेट अपील में हाई कोर्ट जाता है, तो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर दूसरा ट्रायल चल रहा है, क्योंकि ये तो अपील प्रोविजंस है। तो अपील प्रोविजंस जो है वो डबल जेपडी के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है कि मतलब पुलिस जो है, पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति के यहाँ पे रहने से शहर में खतरा हो सकता है और कुछ समय के लिए उसे प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया जाता है, पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, तो उसे भी सज़ा नहीं माना जाएगा, प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट नहीं माना जाएगा और इसलिए वहाँ पर भी डबल जेपडी का जो है वो एप्लीकेशन नहीं होता। इसमें एक केस आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, वीके अग्रवाल वर्सेस वसंतराज, AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1106। इसमें एक व्यक्ति जो कि अक्यूज था, उसे कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत सज़ा सुनाई गई और बाद में उसे गोल्ड कंट्रोल एक्ट के अंदर भी उसके ऊपर मुकदमा चला। तो सवाल था कि कस्टम्स एक्ट और गोल्ड कंट्रोल एक्ट में कुछ इंग्रेडिएंट्स उस ऑफेंस के सिमिलर हैं, तो क्या ये डबल जेपडी हुई? कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, यहाँ पर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग एक्ट हैं जिसमें 2 अलग अलग ऑफेंसेस हैं और जो शब्द इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 22 में वो क्या है? सेम ऑफेंस। तो एक ही एक्ट में दिया गया एक अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन यदि 2 अलग अलग एक्ट्स हैं तो वहाँ पे आर्टिकल 22 जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। इस पर एक लैंडमार्क केस, पुराना केस है लेकिन काफ़ी क्लासिक केस है, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कई जजमेंट्स में इसका जो है हवाला दिया गया है, AIR 1953, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 325। इसमें एक व्यक्ति इंडियन एयरपोर्ट पे आता है और उसके पास कुछ सोना प्राप्त होता है। उस समय जो भी सोने कैरी करने की लिमिट थी उससे अधिक था, जो कि उस समय के हिसाब से एक आपराधिक एक्ट था। तो अब सवाल ये था कि जब कस्टम्स अथॉरिटी ने उसके साथ लाए गए गोल्ड को कन्फिस्केट कर लिया और बाद में उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट के ऊपर अलग मुकदमा चला, तो फिर वही सेम सवाल था कि कस्टम्स एक्ट में जब एक बार सोना ले लिया गया है तो क्या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट के अंतर्गत उस व्यक्ति पर अलग से मुकदमा चल सकता है? कोर्ट ने कहा जी हाँ, चल सकता है, क्योंकि ये 2 अलग अलग ऑफेंसेस 2 अलग अलग एक्ट में है। तो यदि उसके बीच में कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन है तो उस अकेले से डबल जेपडी का रूल जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता। इसी प्रकार से यदि मानिएगा कि किसी व्यक्ति की इंक्वायरी या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है जो कि कोर्ट के सामने नहीं है, किसी ट्राइब्यूनल के सामने नहीं है, तो वहाँ पर भी
डबल जेपडी का रूल नहीं लगेगा। उदाहरण के तौर पर कोई सिविल सर्वेंट है जिसके किसी मिसकंडक्ट के कारण उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती है, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो एविडेंस से बंधी हुई नहीं है जिस प्रकार से कोर्ट बंधे हुए हैं, या यदि कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है जिसपे कुछ एविडेंस के रूल्स लगते हैं लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ओथ के बेसिस पर काम नहीं होता, लेकिन कोर्ट्स में और ट्राइब्यूनल्स में व्यक्ति को ओथ दिलाई जाती है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, और पूरे प्रोसीजरल लॉज, एविडेंस लॉज लगते हैं, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में किसी व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके ऊपर फिर बाद में मुकदमा चलता है, तो क्या डबल जेपडी लगेगी? जी नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें प्रोसिक्यूशन नहीं माना जाएगा। ये सुनते सुनते शायद आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि किस प्रकार से कोर्ट ने आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उसे बड़ी ही केयरफुली, या जिसे कहा जाए लिटरल इंटरप्रिटेशन किया है। और ये बात सही है कि यहाँ पे पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कम करते हुए आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 पे लिटरल इंटरप्रिटेशन किया है। देखिए, जब संविधान को पढ़ा जाता है तो अलग अलग जजेस उसको अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट एक पूरा कानून लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कि इंटरप्रेट या व्याख्या करते समय क्या कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाए। और दो बड़े प्रिंसिपल्स या दो बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट इसमें हैं, एक जिसे कहा जाता है टेक्सचुअल या लिटरल इंटरप्रिटेशन और दूसरा जिसे कहा जाता है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। टेक्सचुअल मतलब कि जो शब्द जैसा है उस शब्द का जो ऑर्डिनरी मीनिंग है उसी के हिसाब से उस शब्द की व्याख्या की जाए। क्योंकि यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रोसिक्यूटेड, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में किसी व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन तो नहीं होता, केवल कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन होता है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में ना लाए। यदि यहाँ पर कोर्ट पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करता कि मतलब डबल जेपडी के पीछे का लॉजिक क्या है कि एक व्यक्ति को एक चीज़ के लिए दो बार परेशानी ना झेलनी पड़े, तो शायद यहाँ पर लीगल पोजीशन कुछ और होती। अब ये छोटी छोटी बातें मैं साथ में आपको बताती चली जा रही हूँ ताकि जब आप जजमेंट्स पढ़ें तो आपको समझ आए कि एक्चुअली कैसे एक ही चीज़ को दो अलग अलग जजेस बिल्कुल डिफरेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो दो अलग अलग रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं। इसी प्रकार से यदि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के साथ कोर्ट या ट्राइब्यूनल को छोड़ के और कोई भी प्रोसीडिंग्स होती हैं इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, तो उसे आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में नहीं माना जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, लास्ट क्लॉज आज के इस वीडियो के लिए। पहले इसकी भाषा पढ़ देती हूँ। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का ये प्रिंसिपल, किसी भी व्यक्ति पर ये दबाव नहीं बनाया जा सकता। कंपेल्ड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे दे। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने की जल्दी से कोशिश करते हैं। देखिए, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के रूल के पीछे 3 मेन फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स हैं। पहला कि हर व्यक्ति को जो अक्यूज्ड है उसे जब तक सजा ना सुना दी जाए उसे निर्दोष माना जाए, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। दूसरा कि ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि ये साबित करे कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, मतलब जब तक बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति को सजा नहीं सुनाई जा सकती। और तीसरा कि प्रोसिक्यूशन के समय पे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही दे दे। अब आप सोचेंगे कि लेकिन कई बार कन्फेशन तो होते हैं। मानिएगा पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करी और उसने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया कि हाँ भाई मर्डर जो है वो मैंने किया है, तो क्या वहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल लगता है? इस बिंदु को समझने के लिए थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगी। देखिए, एविडेंस लॉ में एविडेंस लॉ के हिसाब से एक व्यक्ति कन्फेशन कर सकता है, लेकिन यदि कोई कन्फेशन मतलब अपने खिलाफ गवाही, ये कहना कि मैंने मर्डर किया है, सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से यदि वो पुलिस कस्टडी में होता है तो उस कन्फेशन की मान्यता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ यदि व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने अपने गिल्ट को कबूल करता है या कन्फेशन करता है तो उसकी मान्यता प्राप्त होगी। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर भी दे और एविडेंस एक्ट के हिसाब से वो वैलिड भी माना जाए
और बाद में ट्रायल के आगे बढ़ते बढ़ते यदि वो व्यक्ति अपने कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर ले, मतलब अपने कदम पीछे हटा ले, मतलब अब कहने लगे कि वो कन्फेशन जो मैंने किया था मैजिस्ट्रेट सर आपके सामने, वो तो दबाव में किया था, ऐसे में क्या होगा, तो उस पर लीगल पोजीशन ये है कि वो एडमिसिबल तो होगा लेकिन उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन यदि मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं होता है और केवल पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है, तो चूंकि हमें पता है कि भारत में ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, ये एक रियल सिचुएशन है कि कई बार थर्ड डिग्री जिसे कहा जाता है उसका भी प्रयोग होता है। इसलिए कानून बड़ा साफ है कि केवल यदि पुलिस कहे कि हमने इस व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं बनाया, इसने स्वेच्छा से ही कन्फेशन किया है, तो सिर्फ पुलिस के शब्दों पर यकीन नहीं किया जाएगा और इसलिए सिर्फ पुलिस की प्रेजेंस में कोई भी दिया गया बयान कन्फेशन नहीं माना जाता। देखिए, इसमें कई बार चर्चा चली और इनफैक्ट कुछ कानूनों में जैसे कि पोटा एक्ट, उसके सेक्शन 32 में तो अब ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ही बना दी गई कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को पोटा में गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि देखिए, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप अपने खिलाफ बयान दें और आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप कोई बयान देते हैं जो आपके खिलाफ में होता है तो उसे एडमिसिबल माना जा सकता है। मतलब पुलिस की ये ड्यूटी है कि व्यक्ति को साफ साफ पहले बता दे। अच्छा, ये जो वर्ड है कंपेल्ड, कंपल्शन, तो सवाल ये उठा कोर्ट्स के सामने कि क्या फिजिकल कंपल्शन ही कंपल्शन है? मतलब क्या यदि पुलिस किसी व्यक्ति को मारती पीटती है, उसे मार पीट के नीला काला कर देती है, तो क्या उसे कंपल्शन माना जाएगा? यदि पुलिस किसी व्यक्ति पर हाथ तो नहीं उठा रही है लेकिन उसे कह रही है कि देखो, हम तुम्हारे सज़ा कम कर देंगे या ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे, उसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रही है, एक मेंटल प्रेशर बना रही है, एक प्रोसिक्यूशन के थ्रेट का प्रेशर बना रही है, तो क्या वो कंपल्शन है? जी हाँ, वो बिल्कुल कंपल्शन है। तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार का दबाव व्यक्ति पर यदि दिया गया है और वो अपने खिलाफ गवाही देगा तो वो एडमिसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से बिना किसी दबाव के अपने खिलाफ कोई बयान देता है तो उसे माना जाएगा, वो मान्य होगा। इस बिंदु पर एक छोटी सी एविडेंस लॉ की बात जो अक्सर लोगों के जहन में आती है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे पूछा कि भाई तुमने कैसे मर्डर किया, क्या किया। अब यदि वो बोलता है कि हाँ सर मैंने मर्डर किया, उस समय दबाव में, प्रेशर में, जैसे भी, और ये स्टेटमेंट कि सर मैंने मर्डर किया, ये तो जैसे मैंने आपको बताया एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में। लेकिन यदि वो व्यक्ति ये बोलता है कि सर मैंने जिस कुल्हाड़ी से मर्डर किया है वो मैंने फला पेड़ के नीचे छुपा दिया है, आइए मैं आपको ले चलता हूँ, और पुलिस जाती है और वो कुल्हाड़ी को एविडेंस के रूप में ले आती है, तो एविडेंस लॉ के हिसाब से व्यक्ति का पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन तो एडमिसिबल नहीं है। लेकिन उस कन्फेशन के बाद और जो भी जानकारी प्राप्त होती है जैसे कि कुल्हाड़ी का मिलना, वो सब कुछ एडमिसिबल है। कन्फेशन के लिए फिर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कन्फेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है कि मैंने फला सामान चोरी का वहाँ छुपा दिया, आइए मैं आपको बरामद करवा दूँ, उतना पार्ट जो है वो एविडेंस लॉ के हिसाब से एडमिसिबल है। अच्छा, जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे कि जब फेस आइडेंटिफिकेशन परेड होती है कि पुलिस कहती है कि 5 लोग खड़े हैं और जिसने कंप्लेंट किया कि इनमें से पहचानो कि उस दिन किसने जो है वो वारदात को अंजाम दिया, तो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आइडेंटिफिकेशन परेड में मैं खड़ा नहीं होऊंगा या होंगी, क्योंकि ऐसा करना जो है वो अपने खिलाफ गवाही देना है। कोर्ट ने कहा जी नहीं, आइडेंटिफिकेशन परेड में यदि आपका नाम आया है और पुलिस आपको खड़ा करना चाहती है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। इसी प्रकार से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, उसके थंब इम्प्रेशंस, उसका सलाइवा, उसका ब्लड ग्रुप किसी भी प्रकार से चेक करना चाहती है परमिशन के तहत तो कर सकती है। वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन चूंकि चल रहा है तो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप मेरे शरीर से कुछ भी जो है वो एविडेंस नहीं ले सकते या मेरा थंब इम्प्रेशन नहीं ले सकते, क्योंकि वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या कि आपके ऊपर ये दबाव नहीं है कि आप अपना मुंह खोल कर ये कहें किसी दबाव में कि अपराध मैंने किया है। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज अपना काम नहीं कर सकती। मानिएगा कि आपको किसी डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है और डॉक्टर
आपके हाव भाव देखकर कुछ टिप्पणियां करता है और पुलिस कोर्ट के सामने उन टिप्पणियों पर रिलाई करना चाहती है तो कर सकती है, क्योंकि आप पे दबाव नहीं बनाया गया कि आप कुछ बोले। लेकिन डॉक्टर एज एन एक्सपर्ट अपना एक्सपर्ट एविडेंस या अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे सकता है, दे सकती है, जिसे कोर्ट के सामने एडमिसिबल माना जाएगा। अब इस सेल्फ इंक्रिमिनेशन के मुद्दे पे जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, जो मेरे ख्याल से अभी भी इवॉल्व हो रहा है, इसमें काफ़ी सारा कुछ कहने के लिए है, वो ये कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर किया गया लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट या उसका ब्रेन मैपिंग या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ जो एडवांसमेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या ये सब कुछ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ है या वैलिड है? अब इस पर एक बहुत लंबा लीगल बहस चला। अलग अलग हाई कोर्ट्स ने कहा कि देखिए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे पता चल सके कि व्यक्ति झूठ कह रहा है या सच, उसकी ब्रेन मैपिंग कर लेना, उसके ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट करना, नार्को एनालिसिस करना, कोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट्स का अलग अलग इस पर रवैया था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट्स ने कहा था कि इसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, इसे अपने खिलाफ दी गई गवाही नहीं माना जाएगी। लेकिन फिर आया एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट जिसे लॉ स्कूल्स में सब जगह पढ़ाया जाता है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का जजमेंट है, AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 1974। कोर्ट ने इसमें कहा कि जब कभी आप कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इन सारे टेस्ट का, मतलब यदि कोई अथॉरिटी कहती है कि भाई आपका ब्रेन मैपिंग तो हमें करना ही करना है, और यदि व्यक्ति की इसमें सहमति नहीं है, तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लॉ के अगेंस्ट माना जाएगा। अब इस जजमेंट के कुछ लोग सपोर्टर्स हैं, कुछ लोगों ने इस पर काफ़ी क्रिटिक किया है। आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस रुख को बनाए रखता है या इस पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है और बाकी कंट्रीज़ में लॉ कैसे इवॉल्व होता है, उसको देखकर शायद अपनी थोड़ी कुछ पोजीशन को जो है वो चेंज करता है। तो मेरी ये आशा है और ये कोशिश थी कि आर्टिकल 20 1, 2 और 3 इसमें एक्सपोज फैक्टो लॉ, मतलब बाद में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसको आज अपराध माना जाए, डबल जेपर्डी, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन, मतलब आप अपने खिलाफ गवाही दें, इसका दबाव आप पे नहीं बनाया जा सकता। ये जब आप आर्टिकल 20 की भाषा पढ़ते हैं बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इन सारे जजमेंट्स की मदद से मेरी आशा है कि आपको इसके नुआंसेस जो है वो समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं? हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में संविधान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान बड़ा ही व्यापक है, समय लगेगा समझाने में, लेकिन इसे तसल्ली से, धीरज से और एक एक आर्टिकल करके समझने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी वंश। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।